आज की बहस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। ईडी के सामने हुई राहुल गांधी की इस पेशी से पूरी कांग्रेस की बात करें तो वो हलकान है। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। आज की बहस इसी पर होगी कि क्या जांच एजेंसियों पर भी राजनीति हो रही है, क्या जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आखिर क्यों जांच एजेंसियों पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है और क्या वाकई में जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। तो आज राहुल गांधी पेश हुए। आज दो चीजें हुई हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखें। और कांग्रेस ने अक्टूबर में आप जानते ही हैं कि पैदल मार्च करने वाली है कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो आंदोलन। आज दरअसल ये जानने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने कि क्या नेताओं को एकजुट किया जा सकता है। ईडी ने बुलाया, ठीक है, राहुल गांधी चले गए, लेकिन अगर आप देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप 24 की जमीन तैयार कर रहे हैं। सवाल ये क्या जांच एजेंसियों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। पिछले दिनों सत्येंद्र जैन जब ईडी की कस्टडी में रहते हैं तो आपने देखा आम आदमी पार्टी बेहद आक्रामक थी, कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही थी। आज जब राहुल गांधी का नंबर आया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। समझने की कोशिश करेंगे क्या कारण है। क्या जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन दबाव बनाने की राजनीति है जो स्मृति ईरानी ने कहा, उसे भी समझेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का, आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का। आज जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है कांग्रेस पार्टी उसके नेता से, और इस कारण से तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे। राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए साम दाम दंड भेद और सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। इतना जो करप्शन के खिलाफ महान क्रांतिकारियों का सड़क पे मार्च चल रहा है, ये पहला है जब देश देख रहा है। करप्शन के खिलाफ तो क्रांति बहुत देखी है, करप्शन के पक्ष में क्रांति हो और इन क्रांतिकारियों का प्रदर्शन और सत्याग्रह हो, ये अपने आप में एक देश के लिए अजूबा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सरकार इतनी घबराती क्यों है, डरती क्यों है। आज दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर भी बीट कांस्टेबल्स भेजे जाते हैं, बड़े नेताओं के घर पे एसीपी लेवल के अफसर भेजे जाते हैं, एसएचओ भेजे जाते हैं, मेरे घर पे भेजे जाते हैं। आखिर ये सरकार कर क्या रही है। ये तानाशाही रवैया नहीं है तो क्या है। कांग्रेस जन सभी सड़कों पर है, इसलिए कि इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ ना कांग्रेस जन झुकेगा ना डरेगा, और पूरी तरह से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर के संसद तक। तो सड़क से संसद तक का जिक्र हो रहा है, लड़ाई लड़ेंगे। सवाल कुछ आपके सामने रखते हैं, फिर हम इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। क्या जांच एजेंसियों को लेकर फिर राजनीति शुरू हो गई है। सवाल, क्या जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन दबाव बनाने की राजनीति है। सवाल ये भी, क्या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमेशा आरोप लगे हैं, ये एजेंसियां हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हर पहलू पर हम जो है इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से और सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी, अगर सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई होती है, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री, तो स्वागत करती है, फिर अपने नेता के सवाल जवाब पर प्रदर्शन करती है। सवाल ये भी कि क्या वाकई दुरुपयोग हो रहा है इन एजेंसियों का। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनिल भारद्वाज हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं, राजन तिवारी प्रवक्ता बीजेपी, सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आप की तरफ से हैं, रणवीर शर्मा जी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, धर्मेंद्र पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनिल भारद्वाज जी, मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ। एक मामला है जिसको लेकर ईडी बुलाती है, पर सर सत्याग्रह करने की क्या जरूरत आन पड़ी। नहीं, इसमें सवाल ये है कि माननीय मंत्री महोदया जी कह रही थी, मैं उनको सुन रहा था उस समय, कि
ईडी पे दबाव बनाने की कोशिश है। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के साथ, अपने नेता के साथ एसोसिएट है। हम खड़े हैं उनके साथ, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सड़क पे आने से एजेंसी पे, एक सेंट्रल की एजेंसी पे दबाव बनता है, ये कहना बड़ा हास्यास्पद है। तो उनकी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? अगर आप ये मानते हैं, दबाव तो सरकार बना रही है। जो दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों को, जिस तरह से डायरेक्टिव इशू किए जा रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव बना रही है। हम तो बहुत स्पष्ट हैं कि हम इसमें गलत नहीं हैं। पूरी तरह ये बात स्पष्ट है कि एसोसिएट जर्नल जो अखबार संचालित करती थी कंपनी, नेशनल हेरल्ड हो, नवजीवन हो, कौमी आवाज हो, 1937 से उन्होंने लोगों की, जो कांग्रेस की आवाज़ थी या उस समय लोगों की आवाज़ थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उसे उठाया था। आज प्रिंट मीडिया सरवाइव करने में बहुत परेशानी अनुभव कर रहा है सालों से। तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ये चाहता था कि किसी भी तरह हमें नेशनल हेरल्ड को स्ट्रेंथन करना है, उनके अखबार बंद ना हो, उन्हें चलाने के लिए हमें कोशिश करनी है। तो कंपनियों ने, अगर कोई यंग इंडिया कंपनी के रूप में आई नई कंपनी, जिससे हम दोबारा से हमारे कार्यकर्ता उसके साथ एसोसिएट होकर, वहाँ जो संख्या थी 5000 से ज़्यादा जो शेयर होल्डर थे, वो संख्या 1000 पे रह गई थी। तो उसको नया जीवन देने के लिए ये एक प्रयास था। वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ना तो उसको बेचा जा सकता है किसी चीज़ को, ना उसमें कोई सैलरी कोई होल्ड कर सकता है, ना कोई डायरेक्टर उसमें किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लेन देन कर सकता है। तो यहाँ भ्रष्टाचार की बात ही कहाँ है? ये तो कहीं ना कहीं ये तो सवालिया निशान है कि किस एवज में ये एजेंसी इस तरह के सवालों को खड़ा करती है। ये तो हमारी तरफ से तो बहुत स्पष्ट है। आपने इसमें आधी अधूरी बात बताई सर। मामला नहीं सर, मामला जो था एग्जैक्टली आप प्रॉपर नहीं आए। सुब्रमण्यम स्वामी अगर पिटीशन दायर करते हैं तो वो क्या बात थी सर? वो 2000 करोड़ रुपए का क्या जिक्र है? 90 करोड़ रुपए जो लोन माफ कर दिया जाता है, सबसे पहले 38% की हिस्सेदारी होती है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की। उसके बाद 24% जो अन्य नेता हैं, उसमें से 2 अब हमारे बीच में नहीं है, और बाकी 2 अन्य नेताओं का जिक्र होता है। और किस तरह से एजेएल के जो 90 करोड़ रुपए का जिक्र हुआ, और फिर यंग इंडिया लिमिटेड जब उसे लेती है तो फाइनेंशियल, और फिर आप माफ कर देते हैं एकदम से। शेयर्स का भी जिक्र हुआ, कई चीजें हैं सर इसमें, लेकिन मैं उसकी टेक्निकल पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए सर। हाँ बोल दीजिए। मैंने आधी बात की। मैंने ये कहा स्पष्ट तौर पे कि जब कोई भी डायरेक्टर या उसमें कोई शेयर होल्डर ना किसी तरह की कोई लेन देन कर सकता है, ना कोई उसकी किसी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ना वो कोई किसी तरह का कोई वेतन वहां से पा सकते हैं किसी रूप में, किसी तरह से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा? क्योंकि ये एसोसिएट जर्नल जो थी वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस के दूसरे नेता सरदार पटेल, और उन्होंने देश की आज़ादी का एक मुखपत्र चले, एक आवाज़ लोगों तक पहुंचे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उसके लिए खड़ी करी थी। आज वो क्राइसिस में थे, फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, वो अखबार नहीं चल पा रहे थे, तो उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? सर हम तो ये देखिए सर, मैं तो ये कहूंगी हमारे व्यूवर्स को, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं सर। आपने कहा कि ठीक है, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं वो भी मुझे भी हक नहीं और किसी को भी नहीं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम उस फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं जो इस वक्त हमारे बीच में है। सुब्रमण्यम स्वामी जो अपनी याचिका में कहते हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। जो आरोप लगे हैं कि 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए प्रॉपर जो एक एसेट है, ये आपने कहा कि तनख्वाह को लेकर आपने जिक्र किया, डायरेक्टर को लेकर जिक्र किया, लेकिन 90 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया, और इस तरह से वो 90 करोड़ रुपए भी और वो इमारत भी, जो आरोप है, यही है ना मूल? अगर इसके अलावा कुछ है तो आप प्लीज बताइएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो अपनी पिटीशन डाली थी वो कोर्ट में डाली थी। कोर्ट ने क्या उसमें निकाला? कोर्ट ने तो नहीं कहा। ये तो जब सरकार आ गई, आपकी भाजपा की सरकार नेतृत्व वाली आ गई, उन्होंने उसमें से उठा के साहब ये ट्रांजैक्शन जो है, सुब्रमण्यम स्वामी जी उसके हिस्सा थे, कहीं ना कहीं उस सरकार से सांसद थे, उन्होंने ये ट्रांजैक्शन में आज 8 साल हो गए। अगर एजेंसीज को ये लगता था कि ये भ्रष्टाचार है और एजेंसी उसमें आज समन आ रहे हैं, 8 साल हो गए, 14 से उन्होंने ये केस हाथ में लिया है। तो अगर इतना स्पष्ट जो आप बता रहे हैं कि 90
करोड़ रुपए उसमें से पूरा एकदम हटा दिए, माफ कर दिए गए। ये इस तरह का मामला नहीं है। ये इसको पेश इस तरह से किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व की बदनामी हो, जबकि सच ये नहीं है। हम बहुत स्पष्ट हैं, हम कह रहे हैं कि हम ठीक है सर, ठीक है। आप हाँ, एक सवाल मैं छोटा सा और आपसे लेती हूँ ताकि मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करूं। तो आप ये कह रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है, आपने कहा कि जिस तरह से पेश किया गया गलत तरीके से, दरअसल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, मैंने ये कहा कि जो सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि दबाव बना रही है कांग्रेस एजेंसीज पे, हम कह रहे हैं कि दबाव तो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता के सड़क पे आने से एजेंसी प्रभावित हो रही है तो हम तो उसको ठीक नहीं मानते। हम तो कह रहे हैं विश्वसनीयता सेंट्रल की एजेंसी की होनी चाहिए। तो क्या ऐसे क्यों प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित तो सरकार कर रही है। ठीक है, तो तिवारी जी, राजन तिवारी जी हैं बीजेपी की तरफ से। तिवारी जी, ठीक है सर, मैं एक बार सभी से पॉइंट्स ले लूं क्योंकि कई बार बहुत इंतजार करना पड़ता है कुछ लोगों को। राजन तिवारी जी, अब गलत तरीके से पेश कर रहे हैं क्या? 24 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि भाई कांग्रेस का जो सीनियर लीडरशिप है अब उसको ही कटघरे में खड़ा कर दी जाए। आपने सुना होगा अपने मित्र को, अनिल जी को। देखिए, आज हमने दो प्रकार की चीजें देखी। एक हमने देखा कि सत्याग्रह किस प्रकार से होता है। महात्मा गांधी जी का भी हमने सत्याग्रह देखा था, लेकिन असत्य के विरोध में सड़कों पे उतर आना और केवल, और ये जितने ये बता रहे हैं ना कि हम ये लोग घबरा गए, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ कांग्रेस के आए थे मेजॉरिटी लोग आप ही के भाई बहनों ने उसको कवर किया। और जब माइक किसी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के मुख पर रखा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अरेस्ट हो गए, हम इसलिए आए, राहुल गांधी जी को ये किया इसलिए आए। मतलब उनको ये जानकारी नहीं थी कि राहुल गांधी जी को हुआ क्या और आए क्यों है वो लोग। और साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, कोई ईडी से घबराना नहीं चाहिए। 7-8 साल अगर लग गए किसी इन्वेस्टिगेशन में तो ये एक फेयर ट्रायल या एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए लग गए। अगर ये किसी को ये कहना कि भैया इसका दुरुपयोग हो रहा है एजेंसी का, तो तमाम कोर्ट देश के अंदर बचे हुए हैं। किसी भी कोर्ट में जाकर के वो उसको चैलेंज करें इस बात को कि भैया अगर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने आज देखा होगा, एक जब चुनाव थे केरल के तो वहां के सीएम साहब ने ये कहा था कि वहां गोल्ड स्कैम हुआ, तो वहां उन्होंने ये कहा था कि ये गोल्ड स्कैम है, इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके ऊपर भी शक हुई जाए उसके ऊपर उनको कड़ाई से डील करना चाहिए। आज ईडी के अंदर उनका भी नाम आ गया। जो सोनिया सुरेश ने उनका नाम लिया, जो सपना सुरेश ने उनका नाम लिया और बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्यमंत्री के रिश्तेदार उसमें लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें लंबित है, तो वो क्लियर होता है कि कांग्रेस पार्टी का नाता भ्रष्टाचार से बहुत दूर तक है। तो इसलिए ये कहना अजीब सा होगा कि भैया इनका कुछ लेना देना नहीं है, हमने कोई करप्शन की नहीं है। लेकिन इतना बड़ा पूरा खुद ही उत्तर आपके दे दिए। उन्होंने खुद ही कहा कि उस जमाने में जो क्रांतिकारी थे उनके आवाज जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अखबार थी। तो कब किसी ने क्या कहा कि इसको कमर्शियल इस्तेमाल करो? किसी ने कब कहा कि ये राहुल मॉडल ऑफ बिजनेस, राहुल अपने निजी व्यवसाय के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने परिवार का ही उसमें परसेंटेज रखेंगे? बाकी नहीं कहा इस प्रकार का। लेकिन धीरे धीरे कर अपना ही सारा वर्चस्व बना लेना, बाकी सभी लोगों को दरकिनार कर देना, ये तो हास्यप्रद है। उसके बाद जांच होती है और जांच को में आगे ना आकर के मुख्यमंत्रियों को लेकर के आना, सांसदों को लेकर के आना और लोकतंत्र का। लेकिन वो तो अनिल जी ने कहा ना कि ये तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, ये तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं अपने नेता के लिए। भावनाओं को मोटिवेट किया होगा ना, क्या भावना है राहुल गांधी जी के प्रति, क्या भावना है? कांग्रेस के नेता हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरी है बेचारे। और हम तो किसी को दोषी तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसके अपने अधिकार हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ता है, कोर्ट कचहरी में मामला चलता है, ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी और उस हिसाब से। हम कौन सा दोषी कह रहे हैं? हम कौन सा उनको दोषी कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राहुल मॉडल ऑफ बिजनेस हमने पहली दफा यह नया देखा। और दूसरा अनिल जी जल्दी से काउंटर कर दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों से बातचीत करूँ। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से कटघरे में खड़ा करने की बात है, मैंने ये कहा कि बिल्कुल अधिकार है और उस अधिकार का, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो कानूनन हो, चाहे किसी एजेंसी के सामने साक्ष्य की बात हो, हम उस पर बिल्कुल अपना पूरा सच सामने रखेंगे। और निश्चित तौर पे ये एक ऐसा परिवार है, जब आप उंगली उठाते हैं तो ये भी सोच लीजिए कि मोतीलाल नेहरू जी से लेके, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके अपनी निजी प्रॉपर्टियां जो आज हजारों करोड़ों की होती, वो उन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद भी जब भी जरूरत रही अपने निजी प्रॉपर्टियां इस देश को समर्पित की है। वो परिवार
इस प्रॉपर्टी से मैंने कहा कि नेशनल हेरिटेज पूरी लेकिन सर ठीक है, ये हम फ्रीडम फाइटर फैमिली हम बार बार जिक्र करते हैं। अच्छा जल्दी से पूरा कर लीजिए, जल्दी से। नेशनल हेराल्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है एसोसिएट जर्नल की या यंग इंडिया की जिसपे कोई ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। आप कोई ट्रांसफर ना प्रॉपर्टी का कर सकते, ना लेन देन कर सकते, ना बेच सकते। तो हम ये कह रहे हैं इसमें फाइनेंशियल गवर्न कहां से आ गया? ठीक है, फिर तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी। ठीक है सर, निश्चित तौर पे हमने कहा है कि हम एजेंसी को अपनी जो उनकी क्वेरी है उनका सामना करेंगे और जीतेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, फिर आप ईडी की जो कार्रवाई हो रही है राहुल गांधी के लिए, या सोनिया गांधी जी को भी समन है, अभी तो खैर वो बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी नेता ठीक हों, सत्येंद्र जैन जी की भी तबीयत खराब की खबरें आती हैं, वो भी ठीक हों। आप स्वागत करते हैं ईडी की कार्रवाई का, या आप ये मानते हैं कि नहीं वाकई एक दबाव बनाने के लिए ईडी का या तमाम जो एजेंसीज है उनका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए जीनत जी, यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर हमारा प्रवर्तन निदेशालय, भारत में लोकतंत्र में किसी को भी किसी की आलोचना करने का और प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हम प्रदर्शन जब करते हैं तो वो किसी सरकार की नीति के विरुद्ध करते हैं। किसी एजेंसी का अगर दुरुपयोग सरकार कर रही है तो हमारा कार्यक्षेत्र वहां पे प्रदर्शन करना नहीं, अपितु उसको न्यायालय में उसको चुनौती देना है। यहीं पे अंतर है कि दिल्ली के एक मंत्री को अगर प्रवर्तन निदेशालय ने किसी कारण से पूछताछ के लिए 14 दिन तक रखा भी, तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे नहीं उतरी। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतरने की सलाह नहीं दी। हम लोगों ने उसे न्यायालय में उसको चुनौती दी है। और यहाँ पर ये बात दीगर है कि भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय है, इसकी आप इसका आप रिकॉर्ड देखिएगा। इसका रिकॉर्ड ये बताता है कि पिछले 9 साल में इन्होंने 1700 जगह पे रेड मारी है, 1700 जगह पे रेड मारी है। और कोर्ट से इनको सजा कितने में मिली है? केवल 9 केस में। इससे अच्छी सजा तो भारत में पड़ोस का जो थाना है, पड़ोस के थाने में जब कोई केस होता है ना, तो उन लोगों का कन्विक्शन रेट, वो लोग वहां पर न्यायालय ज्यादा सजा दे देता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है सत्येंद्र जैन जी के मामले में कि प्रवर्तन निदेशालय जो है वो कोई जांच करके किसी को सजा देने की एजेंसी न रह के वो केवल और केवल पिंजड़े के तोते की तरह इधर उधर जाओ, चोंच मारो, लोगों को लहूलुहान करो। उसमें भी जो अच्छे लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, दिल्ली में सत्येंद्र जैन जी जैसे लोग जिन्होंने 300 करोड़ का फ्लाईओवर 150 करोड़ में बनवा दिया, जिसके बारे में भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी इस बारे में उनकी सराहना की थी। उन्होंने दिल्ली भर में मोहल्ला क्लिनिकें बनवा दी, 21,000 क्लासरूम बनवा दिए। जो इस तरह का काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है, उसको काम से आप कैसे रोकेंगे? नहीं, लेकिन पता है सिद्धार्थ जी, ठीक है आपने अपनी बात रखी, लेकिन सिद्धार्थ जी मेरी बात बस हाँ, नहीं मेरी बात खत्म। अच्छा जल्दी से बोलिए। मेरा वाक्य आधा हुआ। बोल लीजिए। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जब प्रवर्तन निदेशालय अगर किसी को परेशान कर रहा है तो वो परेशान करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि 8 साल हो गए, 7-8 साल से भारत में किसी को भी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे किसी जांच के बारे में, न्यायिक प्रक्रिया में भले विलंब हो, भारत में जांच प्रक्रिया आप 7-7 साल तक, 8-8 साल तक नहीं चला सकते। जांच एजेंसी किसी चीज में अगर उनको लगता है किसी पे शक है तो उन्हें जांच की भी तो कोई सीमा होगी। आप 7-7 साल तक, 8-8 साल तक न तो लोगों के ऊपर आप FIR कर रहे हो, न तो लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हो, आप केवल जांच के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए भारत की न्यायपालिका ने इस तरह की तमाम एजेंसियों को पिंजड़े का तोता कहा है। ये ठीक है, ये आपकी अपनी राय है और सवाल उठ रहा है, और आपने न्यायिक प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया का जिक्र किया। तो एक वन वर्ड में अगर आप मुझे बताएं कि वाकई जांच प्रक्रिया में वक्त चुनावी हिसाब से लगाया जाता है, सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कब कौन से इलेक्शंस आने वाले उस हिसाब से, हाँ या ना में? अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता तो विजय माल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को प्रवर्तन निदेशालय क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा? इन लोगों ने तो 10,000 करोड़ रुपए भारत से लेके गए हैं। ठीक है, आप सिर्फ इस देश में रहने वाले लोगों को ही परेशान क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है सर। धर्मेंद्र पांडे जी, क्या
हमारी जो एजेंसीज हैं जो सवालों के घेरे में आ रही है, ये सच में इनका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि हमारा विपक्ष जो है, अगर कांग्रेस के, देखिए पहले जब सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तब तो कांग्रेस वेलकम करती है, आज जब राहुल गांधी का जिक्र होता है तो आज वो सड़कों पर उतर जाती है। तो इनकी एकजुटता का ना होना भी एक बड़ा कारण है। देखिए, अगर देखें जांच एजेंसियों का, तो जांच एजेंसियां जो है वो लगातार आज़ादी के बाद से ही आप अगर देखें तो लगातार जो अलग अलग तरह की जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग टाइम पे अपने अपने काम को करती रहती हैं। ये जरूर है कि सरकार का कुछ प्रभाव इन पे होता है, और जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा भी जो है केंद्र सरकार या जो है मनमोहन सरकार के टाइम पे जब जांच होता था वो तो सीबीआई और जो है ईडी इनको लेकर के कई तरह के सवाल उस टाइम पे खुद भाजपा भी उठाती रही। तो इसमें तो ज्यादा जो है ये बात नहीं है कि जांच एजेंसियों पे कोई प्रभाव सरकार का नहीं होता है। हाँ होता है, लेकिन वो 5-10% का होता है। 90% जांच एजेंसियां जो है वो कोई केस, अगर आप देखिए कोई भी एप्लीकेशन जाती है किसी भी संबंधित जांच एजेंसी में जाती है तो जांच एजेंसी का कर्तव्य है कि उस जो है शिकायत के ऊपर कार्रवाई करे। अब आप देखें जिस तरीके का ये जो है पूरा केस है, नेशनल हेराल्ड से लेकर के जो केस है, नेशनल हेराल्ड जो है वो 1938 में जो है जब इसको चालू किया गया था और नेहरू जी के उसमें और पूरा कांग्रेस इसमें था, 3 अखबार इससे प्रकाशित होते थे। अखबार आज कांग्रेस कहती है कि आप 60 साल तक जब सत्ता में थे तो उसको जो है आराम से विज्ञापन भी मिलते थे। अगर प्राइवेट न्यूज चैनल चल सकते हैं, प्राइवेट अखबार चल सकते हैं, तो इतने लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी वाले, लाखों करोड़ के फंड वाले एक जो है राजनीतिक दल का अखबार वो घाटे में चला जाता है। ये हास्यास्पद होता है। नहीं, लेकिन कैसे सर मुझे एक चीज बताइएगा, एक सवाल फिर यहीं से उठता है। हमने देखा है ना, आपने अखबार का जिक्र किया, चंदों पे प्रभाव पड़ा है, चंदा पे प्रभाव पड़ा है ना। कांग्रेस पार्टी का चंदा आज देखिए, जब सत्ता में थी उस वक्त का देखिए, और अभी तो खैर मालूम ही नहीं चल पाता किसने किसको कितना चंदा दिया। अब जीनत जी जो बात सबसे खास उठ के आती है वो 2008 में ये कंपनी जो है नेशनल हेराल्ड जो एसोसिएट जर्नल है वो घाटे में जाता है और कांग्रेस उसको लोन देती है। क्योंकि कांग्रेस का मुख्य पत्र जो है वो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, ये तीनों कांग्रेस के जो मुख्य पत्र थे। आप देखिए इसी तरीके से मुख्य पत्र तमाम राजनीतिक दल चला रहे हैं। जैसे अब मुंबई में देखें शिवसेना का सामना चलता है, दोपहर का सामना भी है, मराठी सामना भी है, हिंदी सामना भी है। तो इस तरह का अगर आप देखें तो देश के बहुत बड़े संगठन जो है वो आरएसएस की भी एक हर महीने जो है साप्ताहिक पत्रिका आती है, मंथली पत्रिका आती है। तो हर तरह के संगठन अपनी आवाज को जनता तक और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। अब सवाल ये उठता है जब आप केंद्र की सत्ता में थे तब भी आपका जो पब्लिकेशन है वो घाटे में गया। तो सवाल यहाँ उठता है कि ये घाटा सुनियोजित था या ये घाटा जो है वो वाकई हुआ था। इसका जवाब इसके बाद ठीक है। अच्छा बोल लीजिए जल्दी से। 2012 में जब केस होता है जीनत जी नेशनल हेराल्ड को लेकर के, जब सुब्रम स्वामी जाते हैं कोर्ट में, उसके बाद 2014 में जब एफआईआर होती है, 2015 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि यंग इंडिया का जो लेन देन आया है, जिस तरीके से यंग इंडिया ने टेक ओवर किया, 90 करोड़ का जो लोन देती है कांग्रेस, और उसको ये कई सवाल खड़े करते हैं। अब जरूरत ये है कि कांग्रेस अब इसमें जो है चाहिए कि उसको जो है इन सवालों का सामना करें और सवालों का जवाब दें। जिस तरीके से आज दिल्ली में एक जो है पैनिक फैलाया गया, जिस तरीके से आज दिल्ली में जाम की समस्या हुई, जिस तरीके से आज वो हुआ, तो ये मुझे लगता है तो राजनीतिक दलों के वर्चस्व की लड़ाई मात्र है। चलिए ठीक है, उस पर मैं जवाब लूंगी। कांग्रेस इसका जो है भाजपा को भी देखना होगा कि आप इस तरीके से जिस तरह के जांच चल रही है सभी राजनीतिक दलों पे, सवाल भाजपा पे उठते हैं। क्योंकि जब हरियाणा में चुनाव था तो उस टाइम पे आपको याद होगा आज से 8-9 साल पहले वाड्रा की जमीन को लेकर के बहुत बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आप देखिए 8 साल में उसमें कुछ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक साठगांठ होती है ये भी एक जो है बहुत। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। रणबीर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे क्योंकि लंबी बातचीत करनी है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। एक बहुत छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद
इसके तमाम टेक्निकल पहलुओं को समझेंगे। कंपनी बनती है, फिर 90 करोड़ का लोन कैसे माफ होता है, शेयर भी जो किस तरह से दिए जाते हैं, और फिर ये 2000 करोड़ का ये पूरा मामला है क्या। देखिए, सवाल ये है कि अगर किसी कंपनी को लेकर या उस पूरी कंपनी की हिस्सेदारी को लेकर अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को सत्याग्रह करने की क्या जरूरत आन पड़ी। रणबीर शर्मा जी हमारे साथ। रणबीर जी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, थोड़े से पॉलिटिकल रिएक्शन जरूरी हो जाते हैं। सर, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? ईडी एक तरफ इन्वेस्टिगेट कर रही है, दूसरी तरफ ग्राउंड पर कांग्रेस अलग अलग स्टेट्स में, मैं तो यही कहूंगी कि शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जन भावनाओं का वो जिक्र कर रहे हैं, भाई कार्यकर्ताओं की भावनाओं का बेशक वो जिक्र करें। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप आधे घंटे का भाषण हमें ना सुनवाया करो। इन्होंने तो अपनी डफली अपना राग बोलना है, ना तो कानून की बात बोलनी है, ना इन्होंने सब्जेक्ट को समझना है। हमें क्या बोलूं मैं, आधे घंटे से लेने के भाषण छोड़। सर ठीक है, आप अपना पॉइंट रखिए प्लीज। नहीं, पॉइंट तो मैं रखूं, आप अपना सवाल बोलिए, क्या सवाल करना चाहते हैं हमसे? मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल? हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक कंपनी, सपोज कीजिए जिस तरह से पूरा मामला है, एक कंपनी लॉस में रहती है, जिक्र होता है कि भाई, और फिर उसके बाद एक नई कंपनी बनती है, वो किस तरह से हेल्प करती है, फिर शेयर किस तरह से दिए जाते हैं, और उसके बाद से अब इन्वेस्टिगेशन लेन देन को लेकर फिर वो 90 करोड़ जो माफ कर दिया गया लोन अचानक से कहा गया, और फिर वो 2000 करोड़ रुपए का पूरा जो एक वेंचर है, तो इसको लेकर जो अब कार्रवाई हो रही है। मैडम, आपने पहले ये टॉपिक शुरू किया था, क्या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो किसी दबाव में काम करती हैं या संविधान के तहत वो काम करती हैं? अब आप ये कंपनी का जो मामला ले रहे हैं, कंपनी का मामला बहुत सिंपल सा है कि कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो अपने सारे एसेट्स वो अपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर डालती है। डालने के बाद जो लेन देन की प्रक्रिया है वो कंपनी लॉ के तहत ही हो सकता है। अब इसमें जो पैसा निकाला है या पैसा दिया गया है, ये सारा मामला जांच का मामला है। ठीक है। अब जांच के लिए अगर एक अपोजिशन पार्टी सड़कों पे आती है वो भी गलत है, और एक रूलिंग पार्टी अगर उस जांच एजेंसी को हथियार बनाती है वो उससे भी ज्यादा गलत है, क्योंकि वो पावर है। तीसरी बात, जिस दिन ईडी सम्मन करती है वो एक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसीजर है कि भी आप किसी को भी शामिल जांच करेंगे तो आप उसे सम्मन भेजेंगे, 161 के तहत उसे बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद उसे पूछताछ की जाएगी, और उधर दूसरी जो पार्टी है जिनको बुलाया गया है वो सड़कों पे जाके अपना दबाव बनाए, अभी हमारे नेता को क्यों बुलाया गया है, हमारे नेता से क्यों पूछताछ की जा रही है, या उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये जो सिस्टम को, मतलब जो संविधान है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको इस तरीके से नहीं दबाना चाहिए, और कोई मिसयूज कर रहा है तो वो भी गलत है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर की होती है, जो जांच एजेंसी है और जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो पहले पूरी जांच करके काबिले गिरफ्तारी सबूत किसी भी मुलजिम के तहत डालते हैं। पूछताछ करने का उनको हक है, क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट पे ऊपर बैठे हैं। उनके पास अगर कोई एलिगेशन है तो उसे जांच करने का भी उनका हक है। जांच करने के बाद सबूत है या नहीं, वो उस मुलजिम को बताते हैं कि भी आपके खिलाफ ये सबूत है, आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर वो जवाब देने में काबिल है तो बहुत अच्छी बात, नहीं जवाब दे सकते हैं तो आप उसको फेस करिए। तीसरी बात, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट है। अगर कोर्ट के अंदर आपको कोई ग्रीवांस है, बजाय सड़कों पे जाने के, बजाय उसे मिसयूज करने के, बजाय उनको दबाव में लाने के या उनके दफ्तरों को घेरने के, आप सीधे कोर्ट में जाइए। आपके कितने ऑनरेबल गेस्ट हैं, कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं आपकी पार्टियों में, आप उनको कोर्ट में भेजिए। एक से बढ़िया एडवोकेट हैं, बढ़िया से बढ़िया कानून के जानने वाले हैं, आप अपना पक्ष रखिए कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने कॉग्निजेंस दिया है संज्ञेय अपराध का, तो आप उसको फेस करिए, और फेस करने के बाद अपना पक्ष कोर्ट में रखिए। अगर कोर्ट आपको ये कहती है कि भी ये गलत हो रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भी फिक्स करेगी, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करा रही है कंप्लेनेंट, उनकी भी फिक्स करेगी। कोर्ट है आपके सामने, आप कोर्ट में जाके जो आप रिलीफ लेना चाहते हैं वो रिलीफ दी। और मेरी लास्ट फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है मैडम, आप करें, लेकिन आप
थोड़ा थोड़ा समय सबको देती रही, जिससे कि सर आप ही लोगों का प्रोग्राम है, अब पॉलिटिकल, ठीक है सर, पॉलिटिकल रिएक्शंस उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नहीं आपको, नहीं सर सुनिए, ये आपको हक बनता है, रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आपको हक बनता है, आप मुझसे ये कह सकते हैं, इसमें कोई इसमें नहीं आप रिक्वेस्ट ना करें, मुझे शर्मिंदगी होगी, आप बड़े हैं, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे लिए तो सभी उतने ही बराबर है। अच्छा ठीक है, इतने बढ़िया हैं कि आप सबको कंटिन्यूटी बनाइए, 10-10 मिनट का समय देखिए, 5-5 मिनट का, व्हाटएवर यू लाइक। नहीं ठीक है, नहीं रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, आप मेरे से बड़े हैं, आप अधिकार से कह सकते हैं। एक सवाल मेरा और है सर, ईडी किस तरह से काम करती है, ये तो हमने आपसे कई प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा, अभी हम सत्येंद्र जैन जी के प्रकरण पर भी हमने खूब बातें की थी, आप जुड़े थे हमारे साथ। ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जब मैं जिक्र करती हूँ, जब हम ईडी की बात करते हैं, ये एक तो इसके टाइमिंग दरअसल एक बार इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है, जो जिस टाइमिंग के हिसाब से काम कर रही होती है। दूसरी बात जो एलिगेशंस लगते हैं, एक और चीज ये कि जांच प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि और सवाल खड़े हो जाते हैं, तो ये कैसे काम करती है, जरा जल्दी से शॉर्ट में बताइएगा सर, ये क्या इसकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाती? हाँ देखिए, ईडी के पास जब कोई कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट के तहत हमें सबूत इकट्ठे करने होते हैं। सबसे एक तो ये लंबा प्रोसीजर है, खासकर चीटिंग के केस में या क्रिमिनल ट्रेसपास के क्रिमिनल उसमें सॉरी जो ये हमारे केसेस हैं चीटिंग के, इनकी प्रक्रिया लंबी होती है। और ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है इसके अंदर उसकी प्रक्रिया भी लंबी है, क्योंकि वो एक एक कड़ी के साथ कड़ी जोड़नी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मैं मानता हूं, इस बात से दोहराया नहीं है कि कई दफा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पावर में लोग होते हैं वो उसको इंटरफेयर करते रहते हैं। तीसरी बात, जो पॉलिटिकल एजेंडा है कि जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तब इन एजेंसियों को एक्टिव कर दिया जाता है, इसकी संभावना होती तो बहुत कम है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी वो आमतौर पर एलिगेशन लगाती है, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से उन सबूतों को इकट्ठे करते हुए, उन कड़ियों को इकट्ठे करते हुए एक दूसरे के साथ जोड़ने में समय जरूर लग जाता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, इसे भी मैं मना नहीं कर सकता, वो जरूर होता होगा, लेकिन प्रोसीजर चीटिंग केसेस के अंदर और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केसेस के अंदर सबूत दूर से दूर मिले हुए होते, कड़ियां दूर दूर होती हैं, उन्हें इकट्ठे करने में टाइम लग जाता है, लेकिन और जैसे टाइम ज्यादा लगता है तो इसमें शक होता है। लेकिन अब 2012 में एक पिटीशन दायर की जाए और उसके बाद केस ईडी ले अपने हाथ में, और 2022 में हम चर्चा कर रहे हो, क्या 10 साल लग जाएंगे सर? ये एक सवाल तो पूछा जाए, बिल्कुल है ना? आपसे सहमत हूं, बिल्कुल पूछना चाहिए, और उन ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे या हैं या रहेंगे, उनको हर हालत से अकाउंटेबिलिटी, हमारा सिस्टम है, प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, जो सीनियर सुपरवाइजर है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, अगर सीनियर नहीं करते हैं तो उनसे सीनियर और है, ठीक है सर, जितने लेवल की मीटिंग है, तो एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए बगैर आईओ फिर ढीले रह जाते हैं, लेकिन आईओ ढीला तभी रहेगा जब ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अनिल भारद्वाज जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो आंदोलन करने वाले हैं आप लोग अक्टूबर में, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसका एक लिटमस टेस्ट था, आज ईडी ने बुलाया था, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, और आप लोग कहते हैं कि सत्यमेव जयते। मैंने बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स हैं, परिचित भी हैं उनकी, आज मैंने व्हाट्सएप डीपी देखी, उसमें राहुल गांधी का चेहरा और वो सत्यमेव जयते लगाया हुआ है, ठीक है, वो आपकी जन भावनाएं हैं। और फिर मैं दिग्विजय सिंह जी हैं उनको भी सुन रही थी, आपके मध्य प्रदेश के नेताओं को, फिर मैं छत्तीसगढ़ के नेताओं को, सभी को। जन भावनाएं एक तरफ, ये कहा जा रहा है, जिस बात का स्मृति ईरानी भी जिक्र कर रही थी, और आप अच्छे से समझेंगे कि ये एक लिटमस टेस्ट था अपनी शक्ति दिखाने का, क्योंकि अब अक्टूबर से भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि क्या ये 24 की स्क्रिप्ट है? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं लगातार कि अभी शर्मा जी जो बात कह रहे थे कि एजेंसीज का, हमने ये नहीं कहा, हमने तो कहा कि एजेंसीज की विश्वसनीयता है और रहनी चाहिए, सेंट्रल की एजेंसी है। वहाँ मंत्री महोदय ने जो कहा, मैंने उस पर पहला क्वेश्चन मार्क किया कि विपक्ष अगर अपने कार्यकर्ताओं की अगर सड़क पे आने से वो एजेंसी दबाव महसूस करती है, ऐसा नहीं है। दबाव तो वहाँ है
जिन लोगों को जब वो विपक्ष में होते हैं तो उन पे यही सरकार या एजेंसियां उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, उन पे बहुत सारी गंभीर और आरोप लगते हैं और एजेंसियां जांच के लिए जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो दल बदल लेते हैं, जैसे ही वो सरकारी दल में आते हैं, आप टीएमसी में बहुत सारे लोगों का केस देख लीजिए। टीएमसी से जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और भाजपा में गए तो केसेस बंद हो गए। और भी आप एनसीपी के नेताओं के देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए और अलग अलग स्टेट्स में देख लीजिए। तो हम ये कह रहे हैं ये विच हंटिंग है, कहीं ना कहीं ये बदले की कार्रवाइयां। अगर आप राजनीतिक विचारधारा जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती, उनके नेता अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम प्रदर्शन करें, हम अपने नेता के साथ खड़े हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपने कलहंस जी को सुना, सिद्धार्थ शर्मा जी को मैं माफी चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी कहते नजर आए कि भाई वो देखिए, उन्होंने, आपको याद आ गया होगा उन्होंने क्या कहा, अभी बातचीत हो रही थी तो वो कहते कि भाई हम सड़कों पे नहीं उतरे आंदोलन करने के लिए सत्येंद्र जैन जी के मामले में। पार्टी का अपना रास्ता है, मैं उसमें कोई विवाद नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष में रहते हुए अगर वो एजेंसियों के निशाने पे, अगर वो मानते हैं कि वहां भ्रष्टाचार है, बहुत सारे ऐसे केसेस में, जैसे ही उनका हृदय परिवर्तन होता है, भाई ऐसी कौन सी मशीन है कि वहां वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। हाँ। ये सवाल बहुत बड़ा है। इस देश में आज जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अगर ये हम नहीं कह रहे, हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है, ये कोई टेस्ट नहीं है। हमारे नेता को अगर इस तरह से बुलाया जा रहा है और नेता के साथ अगर भावनाएं जुड़ी हैं, उनके नेता के साथ जुड़ी हैं, वो भी आए। हमने तो नहीं कहा वो तो तब सर, वो तो सुनिए ना सर सुनिए अनिल जी ये तो तब होता ना कि अब माना कल फोन आया कि भाई राहुल गांधी जी को आना है और आप लोग कार्यकर्ता पहुंच जाते। मुझे याद है मैंने एक हफ्ते पहले इस खबर को पढ़ा था और इस पर बहुत अच्छे से काम हो रहा था। अभी कल हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष बने चौधरी उदय भान, उन्होंने भी कहा कि भाई सभी लोग ईडी दफ्तर जो है घेराव करेंगे अलग अलग जगहों से। तो ये तो देखिए, ये आपका अधिकार है, मैं उस पर नहीं जा रही। बिल्कुल। ये आपका अधिकार है और कोई भी राजनीतिक दल है, ये उसका अधिकार है, उस पे तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, मैं चाहूंगी आप इतनी स्पष्ट बातें कर रहे हैं तो इसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि नहीं हम वाकई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सत्याग्रह आपने नाम दिया, अब देखिए गांधी जी को पढ़िए, उनके जो किए हुए सत्याग्रह हैं। मैं ऑपोजिशन के नेताओं के स्टेटमेंट्स कोट नहीं करूंगी क्योंकि कुछ नेताओं ने तो अजीब ही बातें कही हैं। हमारी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश हो रही है। हम तो आजादी के लिए लड़े थे। ये अखबार नेशनल हेराल्ड जिस पे चर्चा हो रही है, नवजीवन, कौमी आवाज, ये किसकी आवाज थी? ये देश की आवाज थी, आजादी की आवाज थी। ये आवाज थी अंग्रेजों के खिलाफ। आप अगर हम उनको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, आप इसमें आप किस तरह से भ्रष्टाचार को देख रहे हैं? एक जो बात धर्मेंद्र पांडे जी ने जो एक बात कही थी, क्या वाकई ऐसा था कि फंड्स नहीं थे और बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, इसी वजह से बंद किया गया? अगर निश्चित तौर पे हम लोग उसके लिए सालाना हम लोग अपनी मर्जी से हम उसके लिए योगदान करते हैं। सारे हमारे ज्यादातर कार्यकर्ता करते हैं। इसमें क्या गलत है? अगर वो बेच सकने की स्थिति नहीं है, कोई बेच नहीं सकता, कोई वहां से कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं ले सकते, तो इसमें अखबार को स्ट्रेंथन करने में क्या दिक्कत है? हमारी हिस्ट्री है, क्रांति की हिस्ट्री हमारी है। अगर हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है तो हम उस पर गर्व करते हैं। आज आजाद हिंदुस्तान के लिए क्या कुर्बानियां नहीं दी कांग्रेस ने? आजादी के बाद भी दिए लगातार। तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, ये बिल्कुल अजीब सी बातें कर रहे हैं। पहले भी क्वेश्चन, अच्छा सर एक एक करके प्लीज, अभी सुन लेते हैं। अभी भी भारद्वाज जी अभी सुन लेते हैं प्लीज सर। 2 मिनट समय दे दो। आपने बहुत अच्छा बयान दिया, लेकिन इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई, इसके बाद इनके पास अभी तक जवाब नहीं है। उसके शेयर्स क्यों ट्रांसफर किए एसोसिएट इंडिया के, उसके अंदर इनके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद उसको कमर्शियल यूजेज के लिए उस प्रॉपर्टी को क्यों लगाया, इस चीज का कोई जवाब नहीं है। जब आपकी सरकार होती है तो आप उसको कमर्शियल यूज आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर। अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने नेता के हक में, ठीक है, इनकी भावनाएं हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, इससे एजेंसीज पर कैसे दबाव पड़ रहा है? जो स्मृति ईरानी जी ने स्टेटमेंट दिया है, ये आप, क्योंकि वो बार बार जो है भारद्वाज जी इसी चीज को कोट कर रहे हैं, तो एक बार इसका जवाब दे ही दीजिए आप। हमारी केंद्रीय मंत्री जी ने केवल ये कोट करके ये कहा, उनको जो आप कोट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए मानव जो है वो बैठे हुए डील कर रहे हैं, आदमी ही डील कर रहे हैं ना वहाँ।
लेकिन उस आदमी को, आईओ को दबाने के लिए आप देश भर से आदमियों को लेकर के आते हैं और दिखाते हैं हमारा जब है। और हम तो सर, क्या टेलीविजन चल रहा है आपके पास में? सर प्लीज बंद कर लीजिएगा। अगर किसी मेहमान के पास टेलीविजन चला तो प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ बोलिए तिवारी जी। तिवारी जी प्लीज। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप सड़कों पे लेकर के लोगों को आते हैं और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा दमन हो रहा है, एजेंसी हमें पूछे भी ना अगर हमने कोई गलत कृत्य किया है, तो एक वास्तव में हास्यप्रद है। लेकिन जो आपने, मैंने दोबारा दोहरा रहा हूं कि पहले भी आप देखेंगे सुबह जो लोग आए थे उनको ये भी मालूम नहीं था कि क्यों आए गए हैं, क्यों बुलाया गया है, उन्होंने क्यों आना है यहाँ, किस लिए आना है, ये जानकारी नहीं थी उनको। लेकिन ये अपने हिसाब से, और मैं आज कम से कम इस कृत्य के बाद तो मैं और निश्चित हो गया कि आने वाले जब भी चुनाव होंगे, 24 तो बहुत दूर है, अभी 2 साल पड़े हैं, लेकिन अभी भी कभी भी जो चुनाव होंगे, ये राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है, कांग्रेस की साख बढ़ने वाली नहीं है। इनका लगातार ग्राफ नीचे जाता जा रहा है क्योंकि इनके पास आज क्रेडिबल लोग नहीं है, विश्वसनीय लोग नहीं है। सत्याग्रह का आज को इस प्रकार से इन्होंने भेजा, देश ने देखा सत्याग्रह इस प्रकार से कि दिल्ली को आप जाम कर दो, दिल्ली को आप हाशिए पे लाके खड़ा करते। ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश पे राज किया हो, इस प्रकार के हथकंडे अपनाए और अपने। चलिए भारद्वाज जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में प्लीज। बिल्कुल, मैं तो बचाने के लिए आप। अच्छा ठीक है सर, बाकी मेहमान भी है ना, बाकी मेहमान भी है, बहुत वक्त भी नहीं बचा है। हाँ ठीक है भारद्वाज जी। हाँ सिद्धार्थ जी मैं आती हूँ। भारद्वाज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। हम बहुत स्पष्ट हैं, ये कहना राजनीतिक दल हम, और हम देख रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को किस तरह से कमजोर और दबाने की कोशिश है। ये आवाज दबेगी नहीं। हम तो सत्याग्रह भी करेंगे, हम तो सड़क पे भी आएंगे। हम जब भी आपसे सवाल करते हैं, आपकी सरकार से सवाल करते हैं, महंगाई पे करते हैं, आपने जवाब दिया है सरकार ने। हम बेरोजगारी पे करते हैं, आपकी सरकार ने जवाब दिया है। हम देश की सुरक्षा पे अगर राहुल गांधी जी सवाल करते हैं तो आपकी सरकार ने जवाब दिया है। आप जवाब आप मांग रहे हैं, विपक्ष से क्यों जवाब मांग रहे हैं? भैया सरकार में आप हो, आप जवाब दो ना। आप तो देश की सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमारे हथकंडे, अगर हमारी जनभावना हमारे नेता के साथ हम एसोसिएट है तो आप उसे हथकंडे सब, अरे भैया आपको हमने थोड़ी रोका था। ठीक है चलिए। आप ईडी और सीबीआई को होता वो। सिद्धार्थ जी जल्दी से बोल लीजिए। हाँ हमने नहीं रोका था। अच्छा ठीक है सर, वो इस बात से सबसे ज्यादा आहत है कि ये शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? रहनी चाहिए, हमने तो नहीं। ईडी ने समन दिया, आपको पहुंच जाना चाहिए था। ये शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? सिद्धार्थ जी पूछा तो ये भी जा रहा है कि आप जो बार बार गिनाते हैं कि हमारे जो नेता है उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, फ्लाईओवर्स दिए, तमाम योजनाओं का आप जिक्र करते हैं। पंजाब में उनकी कुछ योजनाएं, चाहे वो पेंशन योजना हो और डीटीसी में फ्री ट्रैवल, वो भी उन्हीं का प्लान था। द मैन ऑफ आइडिया सत्येंद्र जैन जो आप लोग कहते हैं, आप लोगों ने उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, आप लोगों को उनके लिए जमीन पर आना चाहिए था। देखिए इस एक मिनट कार्यक्रम में खास करके हम लोगों ने, सभी मेहमानों ने मिलके रणवीर जी का समय, काफी कुछ उनका समय में भी हम लोग बोले हैं। वो बहुत ही वरिष्ठ और गंभीर हुए हैं और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से, महीन ढंग से सब लोगों को समझा दिया कि जांच प्रक्रिया अलग होती है और न्यायिक प्रक्रिया अलग होती है। हाँ। हमारा आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र सरकार जब जब नीतियों में गलत करेगी, नीतियां अगर उसकी ठीक नहीं रहेगी, तो उस नीति के खिलाफ सड़क पे उतरना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जहां पर जांच एजेंसियों की बात आ जाती है, क्योंकि वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जांच के समय और जांच के बाद जब अगर वो चार्जशीट हो जाता है तो पूर्णकालिक न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है, तो वहां पे हम इस चीज को न्यायालय में प्रोसीजर के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार हमें उसे लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता को ये बोलना पड़ेगा, आपके कार्यक्रम में दर्शकों को एक ध्यान दिला रहा हूँ कि एक साथ हम खरगोश की तरह भाग भी नहीं सकते और भेड़िए के तरह पीछा भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो भाजपा कहती है कि हम जहां पर भी देश में गलत हो रहा है, पैसे का लेन देन गलत ढंग से हो रहा है, हम इतने ताकतवर हैं कि हम सब चीज को ठीक करेंगे। दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि कोई सड़क पे उतर गया तो हमारे ऊपर दबाव आ गया। तो एक साथ कोई एक भाजपा ये कह रही है क्या कि हम बहुत ताकतवर भी हैं और हम बहुत कमजोर भी हैं? उनको, भाजपा को ये तय करना पड़ेगा कि वो खरगोश की तरह भाग रहे हैं या भेड़िए की तरह पीछे पीछे उसका भगा रहे हैं। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का इस मामले में बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि सत्येंद्र जैन जी के मामले में पूरी तरह एक फर्जी केस है।
और ये केस फर्जी इसी में साबित हो जाता है कि 7 साल तक आपकी जांच प्रक्रिया चल रही है, आप इस पर किसी तरह का चार्जशीट अभी तक आप नहीं लगाए हैं। एक समय सीमा से बाहर जाने के बाद हिमाचल का जब चुनाव आने वाला है, सत्येंद्र जैन जी को आम आदमी पार्टी हिमाचल का जब प्रभारी बना रही है, तब जाके आप अगर किसी व्यक्ति को फर्जी केस में फंसा रहे हैं, इसका मतलब साफ हो जाता है कि ये पूरा का पूरा ईडी का ये जो मामला है सत्येंद्र जैन जी वाला, ये पूरा का पूरा मामला केवल और केवल फिर मैं एक मूल सवाल छोड़ती हूँ, ठीक है सर, कि आप विपक्ष ये तो जरूर कहता है कि भाई टाइमिंग के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप लोगों में एकजुटता नजर नहीं आती और स्टेट देख के तो वैसे ही बदल जाती है। धर्मेंद्र पांडे जी, आप क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा। बड़ा जो है मैं अभी सुन रहा था कि अगर जो है जांच एजेंसी कार्य कर रही है तो उसमें इतनी हाय तौबा क्यों है। और मुझे जो आज जिस तरीके से जो है ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से कई स्टेट के मुख्यमंत्री आए और जो है बड़े बड़े नेता आए, जिस तरीके से दिल्ली में आज एक शक्ति प्रदर्शन किए हैं, मुझे याद आता है वो जो है आपको अगर देखेंगे तो इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी जी गिरफ्तार हुई थी उसके बाद, और 1980 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस को भारी फायदा हुआ था और बड़े भारी बहुमत से आए थे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस ईडी के केस के और इन सब जांच एजेंसियों को के ऊपर सवाल उठा करके कांग्रेस, लेकिन सर एक चीज बताइए धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है ठीक है वो करने का प्रयास कर रही है। ये आपकी राय जरूर हो सकती है। मैं सुनिए ना सर, एक मैं काउंटर सवाल ले लेती हूँ सर मैं एक काउंटर सवाल ले लेती हूँ आपसे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर कांग्रेस ने सुनिए तो सही, लेकिन आज वही कई सारी जगह पांडे जी सुनिए तो सही, सुनिए ये जो है ये एक तरह का जो है देश के आजादी के जो लोग हैं उनका भी अपमान होता है ना। नहीं, एक बात सुनिए सर, आजादी जिन लोगों ने दिलाई है उनका अपमान तो यहाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि किसी के बूते की बात ही नहीं है, उनके आसपास भी बात करने की। जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन लोगों ने देश के लिए जान, सुनिए ना सर, जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है उन पे तो, उनके बारे में तो हमें 10 बार बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारा कद भी उतना बड़ा है या नहीं जो हम टिप्पणी करें। अभी मेरी बात सुनिएगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अगर एक पार्टी मैं कहती हूँ कांग्रेस, बीजेपी, XYZ कोई भी है, सेंटर में हो, स्टेट में हो, अगर वो अपने नेता के लिए उतरती भी है सड़क पर तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है ना। मैं कहती हूँ कि ठीक है वो 24 के हिसाब से उतर रहे हो, अपनी स्क्रिप्ट बना ली हो, एक अपने नेता को बड़ा दिखाने की कोशिश हो, या जो उनकी पार्टी के सीएम है अलग अलग स्टेट्स में, अगर वो आ जाते हैं, इसमें बुराई भी क्या है सर? बुराई नहीं है इसमें, मैं इसको बुराई मानता भी नहीं। और एक कांग्रेस का जो है वो जो एक तरीका कमबैक का तरीका है, कांग्रेस से अपने आप को एक इसमें से जो है अपने आप को जो है एक विक्टिम कार्ड खेल करके, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का, और वो अलग चीज है। लेकिन आज जिस तरीके से एक सवाल उठता है कि आप जो है देश की, अगर नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो आज पूरा देश उस चीज को नमन करता है, हम सम्मान करते हैं, आम भारतीय सम्मान करता है। तो ऐसे ही आप क्या सावरकर जी के योगदान को आप इस तरीके से अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक क्रांतिकारी को आप ये सवाल खड़े करें कि मैं वैसा नहीं हूं, आप इसका मतलब है राहुल जी जो है वो सावरकर से बड़े हो गए। तो ये कहीं ना कहीं देश के उन शहीदों के लिए आज तो सावरकर पर चर्चा ही नहीं है सर, आज तो सावरकर पर चर्चा ही नहीं है, आज सावरकर पर चर्चा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी और ईडी की तरफ से किसी को बुलाया गया नेताओं को तो हम उसी पर बात करेंगे ना। जी है ना सर? बिल्कुल ठीक है सर। रणबीर शर्मा जी, आपके फाइनल कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, और बात जो आकर रुकी सर वो यही कि बार बार बीजेपी से सवाल ये हो रहे हैं क्योंकि वो सेंटर में है, जांच प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। हाँ, कनेक्ट जरूर होते हैं। अगर हमारी जांच प्रक्रिया में इतना समय लगेगा तो होता यह कि हमारी एजेंसी सवालों के घेरे में आ जाती हैं, जो सही नहीं है उसकी छवि के लिए। और आप अनुभवी, आप बहुत अच्छे से सर बता पाएंगे। हाँ बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर कोई भी जांच एजेंसी किसी भी जांच को लंबे समय तक रखती है तो उसकी कहीं ना कहीं मेलाफाइड शो होती है, मैं सहमत हूं इस बात से। लेकिन साथ ही साथ हमारी कोर्ट जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का आज तक कोई दबाव ना तो पॉलिटिकल है ना ही कोई किसी और एजेंसी का कोई दबाव है। हमारी हर जैसे ही हम तफ्तीश करते हैं और मुलजम जब भी पेश होता है तो करीब करीब महीने 2 महीने वो फाइल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होती है।
और मजिस्ट्रेट को पूरा कॉग्निजेंस है कि भी वो इन्वेस्टिगेशन से, डिरेक्शन ऑफ द ड्यूटी से पूछ सके कि भी आप ये काम इतना धीरे क्यों कर रहे हो। नंबर एक तो ये कि भी कोर्टों को हर हालत से अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हुए उन आईओएस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, भी आपको ये टाइम बाउंड दिया जाता है, इतने टाइम में आप पूरा करें। नंबर दो, जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं आईओएस के ऊपर, एसपीज एंड अबाव, डीआईजी, आईजी जो भी हैं, उनको ये हर महीने हमारी मंथली मीटिंग होती है और उसमें ये सभी चीज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उनकी चर्चा होती है। उस वक्त उसकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। यहां मैं समझता हूं हो सकता है कोई पॉलिटिकल एजेंडा सीनियर्स के पास आ जाता है और वो आईओएस को कह देंगे थोड़ा सा स्लो चलो, तो फिर कोर्ट को सामने आना पड़ता है कि आप स्लो नहीं, आपको जो टाइम बाउंड दिया जाता है उस भरोस दीजिए कि हमारी एजेंसी पर जो हमारा सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको हम ठीक कर सके, उसको हम ठीक कर सके। चलिए शायद हाँ सॉरी बीच में कनेक्शन कट हो गया था। तो जांच एजेंसियों की जिम्मेवारी फिक्स हो, आईओएस की जिम्मेवारी फिक्स हो, सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर की जिम्मेवारी फिक्स हो और कोर्ट उसको मॉनिटर रखें। जब भी फाइल पेश होती है तो उस डिले को ठीक करवाएं उन आईओएस से और उनकी जिम्मेवारी फिक्स करें। इससे जो है ना वो हमारी एजेंसी जो है वो ज्यादा फोन आ रहा है शायद चलेगी, इसलिए डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में, राजन जी 10 सेकंड में कोई बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, क्योंकि देखिए टाइमिंग को लेकर सवाल बार बार उठ रहे हैं और यही प्रॉब्लम है। जबकि मैं एक बात जरूर मानती हूँ, इस भारत देश तो ऐसा देश है जो उसमें हमेशा चुनाव होते ही रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी कोई चुनाव कभी कोई चुनाव। तो उस सूरत में क्या एजेंसीज काम ही ना करें, क्योंकि कहा जाएगा फलानी जगह पे चुनाव है। अभी देखिए सिद्धार्थ जी ने कहा कि भाई क्योंकि उनको प्रभारी बना दिया इसलिए आप लोगों ने उठवाया। नहीं, हमने क्या उठवा दिया? सिद्धार्थ जी ने तो, मुझे उनकी बात से तो ऐसा लगा शायद उन्हें अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस की प्रकार से हमने इस प्रकार का प्रदर्शन क्यों नहीं किया। और दूसरा उन्होंने ये कहा, इतना बढ़िया जो उन्होंने अभी ज्ञान बांटा कि ये सही है, ये सही है और सत्येंद्र जैन जी का कोई दोष नहीं है, तो कोर्ट क्यों नहीं उसका संज्ञान ले पा रहा? बार बार उनकी जो है न्यायिक हिरासत बढ़ती क्यों जा रही है? आज 14 दिन की और मिल गई उनको। अगर वो इतना ही पाक साफ है तो कोर्ट तो अभी रणवीर जी जो आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ, देखिए वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक सेकंड, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि कोर्ट संज्ञान लेती है और कोर्ट निष्पक्ष रूप से चीजें करती है। आज 20-25 दिन हो गए, चार्जशीट होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है। अभी क्या वक्त मेरे पास नहीं है, ये बहस ही कुछ ऐसी हो जाती है कि किसी ना किसी की कोई ना कोई बात रह जाती है। चलिए ठीक है, क्यों रद्द किया फिर से आज उनकी न्यायिक हिरासत? चलिए वक्त की बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े, जिन्हें वक्त दे पाई और जिन्हें वक्त नहीं मिल पाया मैं उनसे माफी चाहती हूँ। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि देखिए ईडी ने बुलाया था, राहुल गांधी गए थे, ये एक बात है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने इसके जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। गिरफ्तारियां देने का मकसद भी यही है। भारत जोड़ो आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक होने वाला है अक्टूबर महीने में, उसका ये लिटमस टेस्ट था और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो गदगद हैं इस टेस्ट के बाद। यहां से आप राजनीति समझिए।